नमस्कार। और हमारी इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की। ये नाम सुनते ही खासकर सेहत के मामले में हम थोड़े सावधान हो जाते हैं ना। बिल्कुल, लगता है जैसे कोई दुश्मन हो। हाँ, पर क्या ये वाकई हमारे दुश्मन हैं या कहानी कुछ और है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डॉक्टर वीरचंद नागदा, जो MBBS हैं मुंबई से, उनका लिखा एक लेख है आर्टिकल 3 कोलेस्ट्रॉल। हम इसी के आधार पर आज इस विषय में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। हाँ, देखेंगे कि ये वसा मतलब फैट्स आखिर हैं क्या चीज, खून में इनका लेवल कितना होना चाहिए, और सबसे जरूरी, इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस लेख की जानकारी को एकदम सरल तरीके से समझें ताकि हम सब अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। हाँ, जागरूकता बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल से ही। ये होता क्या है आखिर, थोड़ा बताइए। देखिए, लेख के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल एक, आप कह सकते हैं, मोम जैसा पदार्थ है। अच्छा, एक तरह की चर्बी ही है जो हमारे खून में होती है। मोम जैसा। अच्छा। हाँ। और इसे अक्सर बुरा माना जाता है, पर सच ये है कि शरीर को इसकी जरूरत भी है। मतलब हमारी कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, हाँ, वो बनाने में, कई जरूरी हार्मोन्स बनाने में, और यहाँ तक कि विटामिन डी बनाने में भी इसका रोल है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो मतलब ये सिर्फ बाहर से नहीं आता, शरीर खुद भी बनाता है इसे? बिल्कुल, दोनों बातें हैं। हमारा जो लिवर है वो जरूरत के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और साथ ही ये हमें खाने से भी मिलता है। अच्छा। हाँ, खासकर जो जानवरों से मिलने वाली चीजें हैं, जैसे मांस, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये बनने या खाने के बाद खून में अकेले नहीं घूमता। ये लिपोप्रोटीन नाम के खास प्रोटीन के साथ जुड़कर पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। लिपोप्रोटीन। हाँ। यहीं से शायद वो अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल वाली बात आती है ना? लेख में इसके बारे में क्या है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये लिपोप्रोटीन ही तय करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा काम करेगा या बुरा। लेख में 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं और उनके आइडियल लेवल भी MGDL में। 4 प्रकार। ओके। हाँ, पहला तो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, मतलब सारे कोलेस्ट्रॉल का जोड़। ये 200 MGDL से कम होना चाहिए। ठीक है, 200 से कम। दूसरा है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे कहते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा वाला, हाँ। इसका काम है फालतू कोलेस्ट्रॉल को अंगों से वापस लिवर तक लाना, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, 60 MGDL से ऊपर। 60 से ज्यादा, ओके। तीसरा है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये है वो खराब वाला। अच्छा, ये है विलन। हाँ, कह सकते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये खून की नसों की दीवारों पर, मतलब आर्टरीज में जम सकता है, उन्हें सख्त और पतला बना सकता है। ओह, तो इसे 100 MGDL से कम रखना चाहिए। 100 से कम। गॉट इट। और चौथा है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी एक तरह से खराब कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में ही आता है। इसका मेन काम है ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करना। ट्राइग्लिसराइड्स, उसका जिक्र भी करेंगे। तो VLDL कितना होना चाहिए? ये 30 MGDL से कम रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल का नंबर देख लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, असल कहानी तो अंदर की है। HDL कितना, LDL कितना, VLDL कितना, ये पता हो तो ब्लड रिपोर्ट ज्यादा अच्छे से समझ आती है। सही कहा। अच्छा, आपने अभी VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स का जिक्र किया। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या बला हैं? क्या ये कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हैं या अलग हैं? है तो ये भी खून में पाई जाने वाली चर्बी ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से अलग हैं। इनका फंक्शन थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर को जितनी कैलोरी तुरंत चाहिए होती है वो इस्तेमाल हो जाती है। जो बच जाती है, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिली कैलोरी, उसे शरीर ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। ओह, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरी का स्टोरेज फॉर्म। हाँ बिल्कुल। ये ट्राइग्लिसराइड्स फिर फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं। बाद में जब 2 मील्स के बीच या कभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हार्मोन सिग्नल देते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड्स रिलीज होते हैं। अच्छा, तो जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जरूरी है, वैसे इनका भी लेवल मायने रखता होगा? निश्चित रूप से। लेख साफ कहता है कि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 MGDL से कम होना चाहिए। 150 से कम? हाँ, अगर ये ज्यादा है, और खासकर तब जब LDL भी ज्यादा हो और अच्छा वाला यानी HDL कम हो, तो फिर दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है।
तो हमने ये समझा कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों शरीर के लिए ज़रूरी भी हैं, सेल बनाने से लेकर एनर्जी देने तक। बिल्कुल। तो फिर ये दिक्कत कब खड़ी करते हैं? क्या लेख सिर्फ इनके नुकसान ही बताता है या इनके ज़रूरी कामों पर भी जोर देता है? नहीं, लेख सिर्फ नुकसान नहीं गिनाता। वो बताता है कि फैट्स असल में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। जब हमें खाने के बीच में या मेहनत करते वक्त ऊर्जा चाहिए, तो शरीर इन्हीं जमा हुए ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर इस्तेमाल करता है। अच्छा। इसके अलावा, जैसा हमने कहा, सेल बनाने में, कुछ खास हार्मोन बनाने में, हमारे अंदर के अंगों को चोट से बचाने में और ज़रूरी विटामिन A, D, E और K इनको शरीर में ट्रांसपोर्ट करने में भी फैट्स का रोल है। अरे हाँ, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एग्जैक्टली। और तो और हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम करे, इसके लिए भी फैट जरूरी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस, संतुलन। आपने HDL और LDL का जिक्र किया था। क्या इनके बीच का बैलेंस ज़्यादा अहम है? मतलब सिर्फ LDL कम हो जाए वो काफ़ी है या HDL का ज़्यादा होना भी उतना ही ज़रूरी है? ये बहुत ही अहम सवाल है और लेख इस पर खास ध्यान देता है। वो सिर्फ अलग अलग लेवल्स की बात नहीं करता, बल्कि HDL और LDL के अनुपात यानी रेशियो पर जोर देता है। रेशियो? कैसा रेशियो? HDL बटा LDL, HDL-LDL रेशियो। लेख के अनुसार ये आदर्श रूप से 3.5/1 होना चाहिए। 3.5/1, ओके। इसका मतलब है कि HDL का लेवल LDL के मुकाबले एक खास अनुपात में होना चाहिए और लेख कहता है कि ये अनुपात जितना कम होगा, मतलब HDL जितना ज्यादा होगा LDL के मुकाबले, उतना ही हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। ओह, तो सिर्फ LDL घटाने पर ही नहीं, HDL बढ़ाने पर भी उतना ही फोकस करना जरूरी है। बिल्कुल, पूरी तस्वीर देखनी होगी, सिर्फ एक नंबर से काम नहीं चलेगा। ये वाकई एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के लेवल ठीक नहीं है, ये रेशियो बिगड़ा हुआ है, तो इसे ठीक कैसे करें? क्या सिर्फ दवाइयां ही रास्ता हैं? दवाइयां एक ऑप्शन है डॉक्टर की सलाह पर, लेकिन लेख बहुत जोर देता है लाइफस्टाइल चेंजेस पर, जीवन शैली में बदलाव। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब खान-पान? खान-पान तो है ही, लेकिन सिर्फ उतना नहीं। लेख 4 चीजों की बात करता है। आहार यानी खान-पान, विहार यानी घूमना फिरना, एक्टिविटी, हमारा व्यवहार और यहाँ तक कि हमारे विचार भी। व्यवहार और विचार, ये कैसे? हाँ, ये दिलचस्प है। लेख में हार्ट अटैक के बारे में जाने और बचें नाम के एक और लेख का जिक्र भी है। शायद उसमें ये बातें और डिटेल में हो, पर ये दिखाता है कि मामला सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का नहीं, पूरा नजरिया बदलने का है। ये तो काफी गहरी बात है। खैर, पहले खान-पान पर आते हैं। क्या लेख में कुछ ठोस सुझाव हैं कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं? हाँ, सुझाव काफी साफ है। परहेज करने वाली चीजें वो हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। जैसे ज्यादा फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, मलाई, घी, मक्खन, फुल क्रीम दूध, दही, पनीर। ओ, पनीर भी? हाँ, अगर ज्यादा फैट वाला है तो। फिर तली हुई चीजें, समोसे, कचौड़ी, चिप्स, पिज्जा, वेफर्स। बेकरी आइटम्स जिनमें अक्सर वनस्पति घी या खराब तेल यूज होता है। मिठाइयाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब भी। बिल्कुल। और एक और चीज, बाजार के खाने में जो पाम ऑयल या बार बार इस्तेमाल किया हुआ रिफाइंड तेल होता है, उससे भी बचने को कहा गया है। बाप रे, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। रोजमर्रा की बहुत सी चीजें आ गई इसमें। तो फिर सवाल उठता है कि शरीर को जो जरूरी हेल्दी फैट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? सही सवाल है। लेख का सुझाव है कि खाना पकाने के लिए घानी का तेल इस्तेमाल करें। घानी का तेल मतलब कोल्ड प्रेस्ड? हाँ, जो पारंपरिक तरीके से निकाला जाता है, कम रिफाइंड होता है, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में, और फैट्स की जरूरत पूरी करने के लिए नेचुरल सोर्सेज पर जोर है। जैसे मूंगफली, तिल, नारियल ताजा या सूखा। इनमें ना सिर्फ अच्छे फैट्स होते हैं, बल्कि फाइबर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये बेहतर विकल्प हैं। ठीक है, तो खान-पान के अलावा लाइफस्टाइल में और क्या बदलाव जरूरी हैं? आपने विहार यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात की थी। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। लेख कहता है गतिहीन जीवन से बचें। मतलब एक जगह पड़े रहने वाली आदत छोड़नी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, योग करना या कोई ऐसा खेल खेलना जिसमें शरीर हिले डुले, ये सब जरूरी है। और इसका सीधा कनेक्शन है वजन कंट्रोल से। वजन कंट्रोल, हाँ, ये तो आजकल सबकी चिंता है। क्या लेख में आइडियल वजन के बारे में कोई गाइडलाइन दी है? हाँ, एक अंदाजा लगाने का तरीका बताया है जो काफी सीधा और दिलचस्प है।
अच्छा, क्या है वो? पुरुषों के लिए उनका आदर्श वजन किलोग्राम में लगभग उनकी ऊंचाई इंच में के बराबर होना चाहिए। इंच इज इक्वल टू किलो पुरुषों के लिए? हाँ, जैसे अगर किसी पुरुष की हाइट 63 इंच है तो वजन 63 किलो के आसपास ठीक माना जाएगा। ओके। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए आदर्श वजन किलोग्राम में के लिए उनकी ऊंचाई इंच में से 10 घटा दें, मतलब 63 इंच की महिला के लिए आदर्श वजन 53 किलो के आसपास। ऊंचाई इंच में 10 इंच, हाँ, वजन किलो में। ठीक है। हाँ, ये एक मोटा मोटा अनुमान है, बॉडी फ्रेम पर भी डिपेंड करता है और इसके साथ ही पेट के घेरे पर भी ध्यान देने को कहा है। पेट का घेरा मतलब कमर? हाँ, नाभि के लेवल पर नापा गया पेट का घेरा। पुरुषों के लिए ये 40 इंच से कम होना चाहिए और महिलाओं के लिए 35 इंच से कम। अच्छा, पेट पर जो चर्बी जमती है वो ज्यादा खतरनाक होती है शायद। बिल्कुल, उसे हृदय रोग के बढ़े हुए खतरे से सीधा जोड़कर देखा जाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा, खानपान और एक्सरसाइज के अलावा क्या कुछ खास चीजें खाने की सलाह भी है जो फायदेमंद हो? हाँ, लेख में कुछ स्पेसिफिक चीजों का जिक्र है जिन्हें रोज की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। बताइए जरा। पहला, रात भर भिगोकर सुबह नाश्ते के साथ खाएं 4 अखरोट, 5 बादाम और 3 से 5 काजू। नट्स, इनमें अच्छे फैट्स, प्रोटीन, फाइबर सब हैं। और साथ में 1 चम्मच मेथी दाना भी भिगोकर खाने को कहा है। मेथी दाना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों में मदद कर सकता है। मेथी दाना, इंटरेस्टिंग। और दूसरा, 4 चम्मच भुनी हुई अलसी मतलब फ्लैक्सीड और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर। इसे पानी के साथ लेना है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा शाकाहारी सोर्स है। हाँ, अलसी तो आजकल काफी पॉपुलर है। बिल्कुल। और तीसरा, अगर वजन कम करना है तो सुबह खाली पेट 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 पूरा नींबू निचोड़कर पीना। अच्छा, लेमन वाटर, ये मेटाबॉलिज्म के लिए कहते हैं। हाँ, शायद उसी लिए। और चौथा, लहसुन, प्याज और अदरक का नियमित सेवन करने को कहा गया है। इनमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो खून को पतला रखने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक, ये तो आसानी से डाइट में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सारे बदलावों का, खानपान, विहार, वजन कंट्रोल और ये खास चीजें अपनाने का अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, लेख के हिसाब से जो मेन लक्ष्य है वो है खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का सही संतुलन और सही मात्रा बनाए रखना। संतुलन और सही मात्रा। हाँ, यानी जो खराब वाले हैं एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, उनको कम करना, और जो अच्छा वाला है एचडीएल, उसको बढ़ाना, ताकि उनका वो जो रेशियो हमने डिस्कस किया था वो आइडियल बना रहे। और अगर हम ये लक्ष्य पा लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है गंभीर बीमारियों से बचाव। सीधी सी बात है, अगर हमारी लिपिड प्रोफाइल ठीक रहती है तो हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी दिमाग का दौरा और इनसे जुड़ी जो दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनका खतरा बहुत कम हो जाता है। मतलब एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी की तरफ एक जरूरी कदम। बिल्कुल सही, यही इसका सबसे बड़ा इनाम है। तो आज हमने डॉक्टर वीरचंद नागदा के लेख के आधार पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की इस पहेली को काफी हद तक सुलझाया। हमने समझा कि ये सिर्फ बुरे नहीं, जरूरी भी हैं, पर बैलेंस में। हाँ, संतुलन ही कुंजी है। हमने एचडीएल अच्छा, एलडीएल बुरा, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जाना, उनके आइडियल लेवल समझे, और ये भी कि सिर्फ नंबर नहीं, एचडीएल एलडीएल का रेशियो 3.5-1 वाला कितना जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे अहम, हमने देखा कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव कितने जरूरी हैं। क्या खाएं, क्या नहीं, रेगुलर एक्टिविटी, वजन कंट्रोल, वो इंच बराबर किलो वाला फॉर्मूला याद रखने जैसा है। और वो खास चीजें, मेवे, अलसी, नींबू पानी, लहसुन, प्याज, अदरक। हाँ, ये सब मिलकर काम करते हैं। सही। और इस चर्चा के आखिर में एक विचार आप छोड़ गई थी जिस पर सोचने को मन कर रहा। हाँ, वो व्यवहार और विचारों वाली बात। एग्जैक्टली। लेख ने खानपान और फिजिकल एक्टिविटी के साथ व्यवहार और विचारों में बदलाव का भी जिक्र किया था। ये वाकई सोचने लायक है। क्या हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंताएं, हमारी भावनाएं, क्या वो भी हमारे खून में इन फैट्स के लेवल को ऊपर नीचे कर सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत वैलिड सवाल है। आजकल माइंड बॉडी कनेक्शन पर काफी बात होती है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट,
मानसिक शांति, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का एक जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा हो सकता है। इस पर यकीनन और ध्यान देने की जरूरत है। शायद ये हमारी हेल्थ पजल का एक और अहम टुकड़ा हो। बिल्कुल, शरीर और मन का ये कनेक्शन वाकई बहुत गहरा है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज की इस बेहतरीन और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।